Good morning, student. Myself, डॉक्टर मंजुलता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पेपर का पहला सेक्शन सेल बायोलॉजी ले रहे हैं। इसमें सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग तथा सेल की प्रेजेंट स्टेटस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। The history of cell is of considerable interest and its knowledge is essential in order to understand its present status. कई साइंटिस्ट जैसे कि विल्सन gave a brief but complete sketch of its history in the introduction of his book The Cell. A more detailed description was provided by the Sliden and Hughes सेल और सेल ऑर्गेनल की स्ट्रक्चर की जानकारी माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। द डिस्कवरी ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। चश्मे बनाने वाले लोगों ने शॉर्ट फोकस लेंस की पॉलिशिंग करने की टेक्निक को इम्प्रूव किया, जिससे कि वह छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकें। यह माइक्रोस्कोप का बेस बनी। पहले सिंपल लेंसेज से सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके देखा जाता था। फिर देखा कि अगर दो लेंसों को एक साथ लगाकर देखा जाए तो सूक्ष्म चीज़ और भी स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जन्म हुआ और 1595 में जॉनसन को फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। जॉनसन और उसके सन हंस ने बहुत सारे लेंसेस को एक नली लाइक रचना में रखा और देखा कि इससे बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। परंतु गैलीलियो वो सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, क्योंकि इसने लेड की बनी हुई नली में दो लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव को लगाकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप न्यू साइंटिफिक स्टडीज बिकम पॉसिबल। क्रिश्चियन ने 19th सेंचुरी में फर्स्ट व्यक्ति था जिसने कि माइक्रोस्कोप को सिस्टमेटिकली डिजीज़ की स्टडी के लिए यूज़ किया। इसके बाद तो साइंटिस्ट एवं आम आदमियों का माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म वस्तु देखने में इंटरेस्ट पैदा हो गया। आप जो ये माइक्रोस्कोप की तस्वीर देख रहे हैं, नेचुरली ये गैलीलियो या जॉनसन द्वारा बना हुआ नहीं है, परंतु कुछ इस तरह का ही था, जिसमें एक नली के अंदर उन्होंने लेंस का उपयोग किया था। और इस माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से लोगों में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसका जल्दी ही सुखद परिणाम 1655 में देखने को मिला, जब रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को देखा और कॉर्क में जो दिखाई दिए स्मॉल चैम्बर्स, जो आप नीचे देख रहे हैं कि ये कॉर्क का सीन है जिसमें बहुत छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। और इन चैम्बर्स को हुक ने सेल का, क्योंकि ग्रीक शब्द सेल का मतलब होता है स्मॉल चैम्बर या स्मॉल रूम, और जिसे अपन आम भाषा में छोटी कोठरियाँ भी कहते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में रॉबर्ट हुक ने अपना जो वर्क था उसको प्रेजेंट किया माइक्रोस्कोप के समेत, और ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कि सेल को देखा और सेल नाम दिया। इसके बाद 1676 में लीवन हुक ने लिविंग सेल को देखा और इसने प्रोटोजन्स को देखा, इसने ईस्ट, इंसेक्ट्स और भी चीज़ों को देखा। एक्चुअली में ये जो लीवन हुक था, इसका लेंस का कार्य था, और इसने एक नई टेक्निक बनाई थी जिससे कि लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 270 टाइम तक बढ़ सके। और यही रीज़न था कि ये अपने छोटे छोटे
उसको जीवों को भी देख सका, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पावर 270 टाइम्स थी। अगर आप देखेंगे तो ये लीवन की फ़ोटो है और साथ में ये लीवन द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी बढ़ती गई, और उस मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ने का ही रीज़न था कि हम सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स को भी देख सके। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। ये जो पूरा है, ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा न्यूक्लियस है, जबकि रेड जो इसमें ये न्यूक्लियोलस है। 1838 में बहुत सारी सेल देख चुके थे, और स्लाइडर और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि सेल वो स्ट्रक्चर रचना है जो कि किसी भी लिविंग थिंग की फंक्शनल यूनिट भी है, और इसको ध्यान रखते हुए दोनों ने एक कंबाइंड सेल थ्योरी दी। ये सेल थ्योरी हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पे हम क्योंकि हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम उसका खाका बता देते हैं। पहला था, द सेल इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। द सेल retains a dual existence as a distinct entity and a building block in the construction of organisms. Cells form by free cell formation similar to the formation of crystals, spontaneous generation. ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको वहाँ तो मान्यता मिल गई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज ये मान्य नहीं है। और जो जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर और रिजोल्यूशन पावर बढ़ती चलेगी, सेल ऑर्गन्स विजिबल होते चले गए। और 1840 में रोलकर रियलाइज दैट स्पर्म सेल्स एंड एग सेल्स आर आल्सो सेल्स। आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं ये सेल्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी सेल है। 1858 में रुडोल्फ विर्चोव ने देखा कि नई सेल पुरानी सेल से बनती है, और उसने जो कंक्लूजन निकाला, क्योंकि ये पैथोलॉजिस्ट था और फिजिशियन था, तो उसने जो कंक्लूजन निकाला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है दैट इज़ सेल्स डेवलप ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। और जब हमने बात की थी सेल थ्योरी की, तब हमने तीसरा कहा था उनमें कि जब स्लाइडर स्वान ने दिया था तब उन्होंने कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है, जबकि 1858 में विर्चोव ने कहा कि नहीं, हमेशा सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आज सेल थ्योरी में जो तीसरा पॉइंट है वो स्लाइडर स्वान का हटा के हम रुडोल्फ विर्चोव का रखते हैं, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। 1857 में कोलिकर डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आप देख रहे हैं ये कोलिकर के माइक्रोस्कोप से नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फ़ोटो है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ती जाती है, हमारी सबको देखने की क्लियरिटी कितनी हो जाती है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसकी मैग्नीफिकेशन पावर सिर्फ 400x होती है, जबकि मैक्सिमम जो लाइट माइक्रोस्कोप की हो सकती है वो 1000x है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 1 लाख से 10 लाख x तक मैग्नीफाई कर सकता है। इसलिए ही हमने कहा है माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ ही हमारी सेल बायोलॉजी भी डेवलप्ड होती चली गई। 1890 में गोल्जी एपरेटस डिस्क्राइब किया था। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सेल के गोल्जी एपरेटस का सीन है। और ये जो है आप देख सकते हैं इसमें सिस और ट्रांसफेज भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। 1939 में फर्स्ट कमर्शियल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और इसके अंदर इमेज आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर में ही दिखाई देता है। साथ में सबसे अच्छी बात यह है
क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट इसमें लाइट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें जो है मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाती है और रिजोल्यूशन पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि लाइट को आप बहुत ज़्यादा रिजोल्व नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि इसके अंदर स्पेसिमेन की कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो थिन नहीं होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसमें जो स्लाइड प्रिपरेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही वजह है कि इसमें हमें इतनी क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। दूसरा, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर ही बनाता है और ब्लैक एंड वाइट हमें दिखाई देती है। 1965 में कैम्ब्रिज इंस्ट्रूमेंट जो थे बनाने वाले, उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। आप देख सकते हैं इधर भी, ये कॉम्पैक्ट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही यूज़ होता है, लेकिन ये स्कैन करते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे वो 2 डायमेंशनल था, जबकि ये 3 डायमेंशनल है। और इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करने की ज़रूरत होती। इसके अंदर हम इंसेक्ट के हेड वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पॉसिबल नहीं है। और इसकी रिजोल्यूशन पावर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। हमने यहाँ लिखा 15 माइक्रोन्स। और पिक्चर ये ह्यूमन नर्व सेल की फ़ोटो है, जो कि सैम से खींची गई है। आज जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किस तरह का दिखाई देता है, इस तरह की वो पिक्चर है जो कि हमने एज इट इज़ ली हुई है। ये एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल है जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देता है। इसमें आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है और वैक्यूल्स दिख रहे हैं। आप इसमें से बाकी जितने भी हैं सेल ऑर्गेनल्स, उनको हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये तो हमने हिस्ट्री इसलिए ली क्योंकि हम देख सकें कि सेल बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप से। थैंक्स।